नमस्कार दोस्तों। मध्य एशिया के अंदर एक भीषण युद्ध चल रहा है। रोज खबरें आ रही हैं कि आज सीज फायर हो, आज ना हो। कभी खबरें आ रही हैं कि ईरान और इजराइल और अमेरिका एक दूसरे की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, पावर प्लांट्स, डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स पर अटैक करने वाले हैं। और लोग न जाने तरह तरह के अंदेशे लगा रहे हैं कि ये वॉर कहीं एक न्यूक्लियर लेवल पर ना चला जाए। बट इन सब के बीच एक बात जो शायद सब लोग नज़रअंदाज कर देते हैं वो ये है कि ईरान को जिस तरह से शिया समुदाय से अलग अलग देशों से जो सपोर्ट मिल रहा है वो मुद्दा, और ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है। खास तौर से भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये मुद्दा एक बहुत ही इम्पोर्टेंस, अहमियत एक्वायर कर लेता है। और आज का ये जो वीडियो हमने बनाया है, हम इसी विषय पर विचार करेंगे। अभी हाल फिलहाल कश्मीर से खबर आई, कुछ इनफॉर्मल अनऑफिशियल सोर्सेज जो हैं मेरे, उन लोगों ने ये क्लेम किया, और उन लोगों ने बड़ी एक इनफॉर्मल सोर्सेज हैं लेकिन बड़े प्रभावशाली और सशक्त सोर्सेज हैं, तो उनकी बात की एक क्रेडिबिलिटी है कि तकरीबन तकरीबन 900 करोड़ रुपया कश्मीर की जो शिया कम्युनिटी है वहां से ईरान को मदद के लिए भेजा गया। इस युद्ध की विभीषिका के बाद वहां पर जो हालात हुए हैं, ऐसी स्थिति में ईरान की मदद के लिए भेजा गया। चलिए, सामान्य तौर पर ये बात अगर आप किसी से कहेंगे तो लोग सोचेंगे ठीक है, लोग वहाँ पर परेशान हैं, बदहाल हैं, युद्ध से स्थितियाँ विकट हो चुकी हैं, भुखमरी आ गई है, संस्थाएं, बिल्डिंग्स नष्ट हो चुकी हैं, तो उनकी मदद करना कोई गलत बात नहीं है, मदद करना अच्छी बात है। लेकिन मैं एक काउंटर क्वेश्चन करूँगा कि क्या भारत में किसी स्थान पर, मान लीजिए फर्ज कीजिए असम में, उड़ीसा के अंदर, तमिलनाडु में कहीं कोई बहुत बाढ़ की विभीषिका आती है, बहुत मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता, क्या कश्मीर से शिया कम्युनिटी या और भी जो लोग हैं वहां से जिन्होंने भी दान दक्षिणा की है, 900 करोड़ रुपया इकट्ठा करके वहां पर भेजते? इसका जवाब है शायद नहीं। शायद क्या, यकीनन नहीं। क्योंकि हमने देखा, जब पहलगाम के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ, पुलवामा में फिदाइन अटैक हुआ, तो कश्मीर के अंदर ऐसा कोई खास जनमानस की तरफ से कोई विद्रोह नहीं हुआ, जनमानस की तरफ से कोई उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं हुए। लेकिन जब खामानेई की डेथ हो जाती है इस वॉर के अंदर, जो कि खामानेई, आप जानते हैं खामानेई ईरान के आयतुल्ला थे, और युद्ध के शुरुआती दिन के अंदर ही जो है इजरायली और अमेरिकन बमबारी में उनकी डेथ हो जाती है। उसके विरोध में पूरा शिया समुदाय सड़कों पर उतर आया। श्रीनगर, बांदीपुरा, कारगिल, लखनऊ, हैदराबाद, इन सभी जगहों पर अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा हुजूम, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। जो विजुअल्स आ रहे थे कारगिल के, उसको देख करके तो ऐसा लग रहा था कि एक दूसरी इस्लामिक रेवोल्यूशन जो है वहीं पर होने वाला है। ऐसा क्यों, और इसके क्या माने हैं? क्या ये महज एक रिलीजियस लॉयल्टी की तरफ इंडिकेट करता है और वहीं तक कन्फाइन है, या इसके अर्थ हमारे देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए कुछ अलग मायने रखते हैं, और कई अर्थों में वो कुछ आने वाले खतरों की तरफ इशारा करते हैं? अगर आप इससे पहले भी देखें तो भारत में पिछले कई सालों से अगर आप देखें तो अलग अलग जगह जो मुहर्रम के प्रोसेशंस होते रहे हैं, उन सब के अंदर फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगते रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो मुहर्रम की प्रोसेशंस होते रहे, वहाँ पर तो अक्सर स्टोन पेल्टिंग होती भी रही है, और आज़ाद कश्मीर की भी बात होती रही है। तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं, तो एक बैकग्राउंड तो शुरू से है। लेकिन अभी जो स्थितियां बनी हैं उसके अंदर हम इसको कैसे लें? मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि ये क्या सिर्फ एक महज ह्यूमैनिटेरियन एड है, या उससे कुछ ज़्यादा बढ़कर है? यदि हम तथ्यों का आकलन करें, विषय की जांच करें, जो कि मेरा काम है, मैं पेशे से एक सिक्योरिटी एनालिस्ट हूं, तो इन सब विषयों के अंदर गहनता से जांच करना और उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं हमारे देश के लिए दूरगामी सुरक्षा मामलों के भीतर, उसको जांच करना, उस पर विचार करना और अपनी राय साझा करना मेरा काम है। तो इसलिए मैंने उस पर काफ़ी विचार किया, इसका अध्ययन किया, और अध्ययन में ये पाया कि ये मामला सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने तक का नहीं है, ये मामला उससे कहीं ज़्यादा है। अगर शियाज की आप पॉपुलेशन देखें तो 10 to 15%, लगभग 15% मान के चलिए, साउथ एशिया के अंदर अमंग द मुस्लिम उनकी पॉपुलेशन ये है। कश्मीर के अंदर भी लगभग लगभग यही एक आंकड़ा है। और जनरली लोग मुतमईन हैं कि साहब देखिए, जो भी तहरीक है वहाँ पर, जो एक्सट्रीमिस्ट सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जो इस्लामिस्ट मूवमेंट है, वो सारा सुन्नी डोमिनेटेड है, शिया लोगों का इससे कोई वास्ता नहीं है।
लोग यहाँ पर आकर के चुप हो जाते हैं। जनरली हमारी सरकारें ये कहती हैं कि सब शियाज आपके लिए बड़े लॉयल रहे हैं और शुरू से बड़ी वफादारी रही है, उनका कोई इस तरह की जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंटिटीज़ और एक्टर्स हैं उनके साथ कोई ऐसा संबंध नहीं है जो आपकी देश की सुरक्षा या अखंडता या संप्रभुता के लिए कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इस बात को लेकर के बड़ी एक कॉम्प्लेसेंट रहती हैं। यहाँ तक कि जो सो कॉल्ड राइट विंग पार्टीज हैं जैसे कि बीजेपी, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर काफ़ी प्रखर रूप से आगे आती हैं, वो भी इस मुद्दे पर ज़्यादातर साइलेंट रहती हैं या इग्नोरेंट रहती हैं। यूपी के अंदर तो हमने देखा है बीजेपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वोट बैंक है शिया कम्युनिटी की तरफ से। तो उन्हें लगता है कि शायद ये शो करता है कि शायद कहीं ना कहीं इनकी लॉयल्टी पूरी भारत के लिए है और इसमें कहीं नेशनलिज्म या आपके लिए कोई खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन इस बात पर विचार नहीं किया जाता कि ये जो वोट डाले जाते हैं इसका कारण कहीं कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट क्रेडेंशियल से नहीं आ रहा है। ये वोट डाले इसलिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ क्योंकि वो सेक्टेरियन इश्यूज हैं, उनकी जो सुन्नी से राइवलरी जो है उसके कारण ये वोट डाले जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कश्मीर के अंदर, हम फिर आ जाते हैं। ये कश्मीर के अंदर आप देखेंगे तो कश्मीरी जो टेररिस्ट सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, वहाँ का जो एक कट्टरवादी इस्लामिस्ट मूवमेंट है, उसको मोस्टली अभी तक सुन्नी तंजीमों ने डोमिनेट किया है। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो हरकतुल मुजाहिदीन हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो या लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, ये सब मोस्टली सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और आपको ये लगेगा कि जनरली शिया लोगों ने अपने आप को इससे महफूज रखा है, इससे डिस्टेंस बना करके दूर रखा है। और यही बात हमारी एजेंसी सर्कल्स में जो है, हमारी जो खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके अंदर इस बात से ये नतीजा निकाला जाता है कि शिया लोग जो हैं कश्मीर के अंदर, उनकी लॉयल्टीज पूरी तरह हिंदुस्तान के साथ में है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु इस मामले के अंदर अगर आप गहराई से जांच करके देखें तो बात उतनी सहज और सरल नहीं है। देखिए, शिया लोगों ने अगर डिस्टेंस रखा है इस मूवमेंट से तो उसका कारण सिर्फ इतना है कि वो जानते हैं पाकिस्तान में शिया लोगों के साथ क्या सलूक हुआ है। पाकिस्तान में जितनी भी सुन्नी तहरीकें हैं, चाहे वो सिपाही सहाबा हो, लश्कर जहांगवी हो, इन्होंने चुन चुन करके शिया कम्युनिटी के लोगों को मारा है, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स चेक करके उनको बसों से उतार करके उनको मारा है। यहाँ तक कि ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी नहीं छोड़ा। तो सेक्टेरियन राइवलरी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और ये जो कश्मीर में जो टेररिस्ट आते हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं वहाँ, या वहाँ की आवाम के लिए बहुत जो सिंपैथी जताते हैं, वो भी भीतरी तौर पर बहुत ही एंटी शिया एटीट्यूड रखते हैं। जैश ए मोहम्मद तो एक देवबंदी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो उसी परंपरा से आता है जिससे कि तालिबान आता है, जिससे तहरीक तालिबान आता है, जिससे सिपाही सहाबा और लश्कर जंगवी आते हैं। और हम ये देख चुके हैं कि ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से शिया समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाते रहे हैं और उनके लोगों की हत्याएं करते रहे हैं। तो कश्मीर के अंदर एक जो साइलेंस इन लोगों ने मेंटेन कर रखा है अभी जनरली शिया सुन्नी डायनेमिक्स को लेकर के, वो सिर्फ एक टैक्टिकल साइलेंस है कि अभी हमारा मुख्य उद्देश्य इमीडिएट फ्यूचर के अंदर कश्मीर की आज़ादी है, इसलिए हम इन सेक्टेरियन इश्यूज को नहीं छेड़ेंगे। बट भीतरी तौर पर वो उनका जो रवैया है शिया समुदाय के लिए वो बड़ा क्लियर है और शिया कश्मीर का इस बात को जानता है, इसलिए वो सुन्नी तहरीक को लेकर के काफ़ी एक तरह से सशंकित रहता है। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई खास सहानुभूति है भारत के साथ या कोई बहुत एक्सट्रीम लॉयल्टीज हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो सुन्नी डोमिनेटेड जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है कश्मीर का, उसको ज्वाइन करने के मामले के अंदर, ओपनली ज्वाइन करने के अंदर वो सशंकित रहता है। परंतु इसके बावजूद भी उसकी सिंपैथी काफ़ी हद तक इन लोगों के साथ रही है। इनफैक्ट मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बड़ी बड़ी शिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं कश्मीर के अंदर और प्रोमिनेंट शिया लीडर्स हैं जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पे रोल पर हैं, जिनका नाम जो है टेरर फंडिंग के केसेस के अंदर भी इन्वॉल्व रहा है और वो वर्तमान में हमारे दिल्ली के सत्ता प्रतिष्ठानों के करीब भी हैं। लेकिन वो पीछे से उनका जो एक सेपरेटिज्म की तरफ जो झुकाव है और जो उनके जो लिंक्स हैं, वो उनका एक अलग पहलू है, एक सीक्रेट पहलू है, जिस पर शायद हमारी खुफिया एजेंसियों का ध्यान गया नहीं है। अब हम बात करेंगे ये कि ईरान का कश्मीर के अंदर शियाज में या भारत के शियाओं में पेनिट्रेशन क्या है। देखिए, ये जो बात है अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है कि ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टीज क्यों हैं। मैंने पहले भी ये बात कही, जब मैंने वीडियो शुरू किया तो शुरुआत में मैंने ये बात कही कि ये मुद्दा सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड का नहीं है, ये मुद्दा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टीज का है।
कश्मीर की शिया कम्युनिटी या भारत की अन्य शिया कम्युनिटी एक ऐसी इस्लामिक रेजीम जो कि ईरान में शासन करती है उसके प्रति अपनी लॉयल्टीज रखती हैं, और प्योरली धार्मिक आधार के ऊपर, यहाँ संवेदनाएं प्योरली धार्मिक है, ऐसी रेजीम के प्रति अपनी लॉयल्टीज रखती हैं जो रेजीम एक कई तरह के और अनेकानेक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर रही है, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो, और चाहे हुथीज हो, या चाहे शिया मिलिशियाज हो जो इराक में काम कर रही हैं। इंटरनेशनली उनका इन्वॉल्वमेंट कई तरह के टेररिस्ट एक्शंस करवाने के अंदर रहा है। हमास की गतिविधि तो हमने देख ही ली, अक्टूबर 7, 2023 के कुछ उन्होंने जिस बेदर्दी से वहां पर मारा था लोगों को, उसके बारे में तो सब जानते हैं। और ईरान की ये रेजीम वो रेजीम है जिसने अपने देश में अभी हाल में जो प्रोटेस्ट हुए थे वहां पर हजारों बेगुनाह लोगों को, सिविलियंस को गोलियों से रौंद दिया था, कुचल दिया था। अब इसका मेरे पास ठीक तरह से एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन वहां के जो इंटरनल सोर्सेज है वो ये बताते हैं कि तकरीबन 50,000 से ज्यादा सिविलियन लोगों को इन्होंने मार दिया था। ईरान की रेजिम के कारनामे अगर आप देखेंगे तो वो हृदय को बिल्कुल विचलित कर देने वाले हैं, क्योंकि वहां के सिस्टम के अंदर कुंवारी औरतों को फांसी नहीं दी जा सकती, इसलिए जो औरतें रेजिम के खिलाफ बगावत करती हैं पहले जेल्स के अंदर उनके साथ गलत दुष्कर्म करवाए जाते हैं, उसके बाद उनको फांसी दी जाती है। और ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं, इसके ऊपर आपको ओपन सोर्सेज में कई तरह के आर्टिकल मिल जाएंगे। अब एक ऐसी रेजीम के लिए, ऐसी मॉन्स्ट्रस टेररिस्ट रेजीम के लिए भारत का एक बहुत बड़ा धार्मिक तबका अपनी लॉयल्टीज रखता है, तो उसको क्या कहा जाए? ये मामला यकीनन ह्यूमैनिटेरियन एड का हो ही नहीं सकता। ये केवल एक अंधी रिलीजियस लॉयल्टी है जो कि बदलती है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टीज के कॉन्सेप्ट के अंदर। उसका अर्थ यह है कि इन लोगों के लिए अगर भविष्य में चुनाव की बात आएगी, भारत की सुरक्षा या भारत की अखंडता या जो है अपनी लॉयल्टीज उस ईरानियन रेजिम के लिए, जो हालात है उसको देख के तो यही लगता है कि शायद ये इन लोगों का जो चॉइस रहेगी वो ईरान की रेजिम ही रहेगी। अब हम बात करेंगे ईरान का जो पेनिट्रेशन है कश्मीर में उसके ऊपर। कश्मीर के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन जब हुआ था 1979 में, उसने एक रोल मॉडल सेट किया, ना सिर्फ कश्मीर के लिए बल्कि दुनिया के तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कि यदि अगर संगठित हो करके सरकार के खिलाफ अगर लड़ा जाए, कुछ क्रांति की जाए, तो ये संभव है कि आप एक इस्लामी निज़ाम, इस्लामी शासन कायम कर सकें जो कि शरिया के द्वारा गवर्न हो। तो उसने, उस घटना ने दुनिया भर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को इंस्पायर किया, इस्लामिस्ट रेडिकल्स को इंस्पायर किया कि उस मॉडल को रेप्लिकेट किया जाए। कहीं ना कहीं हमारे कश्मीर के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, वो भी उस घटना से बहुत ही प्रभावित हुए। और कश्मीर में तो इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि कश्मीर के ईरान के साथ बड़े पुराने संबंध रहे हैं। इतिहास के अंदर भी अगर आप देखें तो कश्मीर के अंदर जो इस्लाम का जो स्प्रेड हुआ उसमें ईरान से आने वाले दरवेशों का बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल था, और कल्चरल सिविलाइजेशनल टाइज बड़े स्ट्रांग थे। भाषा का प्रभाव, खान पान का प्रभाव ईरान का शुरू से कश्मीर में रहा। तो इसी कारण से 1979 में जो घटना हुई ईरान के अंदर, उसका एक विशेष प्रभाव कश्मीर के अंदर पड़ा। उसके बाद अगर आप देखें तो जितने भी ईरानियन जो रेजिस्टेंस फिलॉसफी है ईरान की, ईरान की रेजीम है एक फिलॉसफी में बिलीव करती है, मुस्तज़फ़ीन और मुस्तकबरीन, मतलब आपको जो आतताई है, जो जुल्म करने वाला है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस करते हुए लड़ना है। और ये फिलॉसफी कश्मीर के तमाम शिया कम्युनिटी के लोगों के अंदर और अमंग सुन्नीज भी बहुत बड़े तबके के अंदर ये बहुत ही पॉपुलर है, इसके प्रति गहरा सपोर्ट है। जितने भी रेजिस्टेंस लिटरेचर ईरान के अंदर बना है उसका बहुत वाइड सर्कुलेशन है कश्मीर के अंदर। जो रेजिस्टेंस के जो हीरोज रहे ईरान के अंदर, जैसे कि मुस्तफ़ा चामरान इत्यादि, वो कश्मीर के अंदर बहुत पॉपुलर हैं। मैंने इस चीज़ के ऊपर कई सारे डिटेल में आर्टिकल्स लिखे हैं जिनको मिडल ईस्ट फोरम ने, हारिस ने, फर्स्ट पोस्ट ने छापा है, अगर आप चाहें तो उनको भी रेफर कर सकते हैं। बट मेरा कहने का पूरा सारांश ये है कि कश्मीर की जो, ईरान की जो रेजिम की जो फिलॉसफी है, रेजिस्टेंस फिलॉसफी और रेजिस्टेंस लिटरेचर और रेजिस्टेंस के जो हीरोज हैं वो कश्मीर के अंदर बहुत फेमस हैं, उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसके अतिरिक्त ईरान से बहुत सारे स्कॉलर्स कश्मीर के अंदर जो शिया सेंटर्स हैं वहाँ पर लगातार उनकी विजिट्स होती रही हैं। अगर आप बडगाम जाएंगे, अगर आप कारगिल जाएंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। कारगिल जैसी जगह जो साल में 6 महीने भारत से बर्फ के कारण कट जाती है,
वहां पर वहां के पब्लिक स्क्वायर्स में, चौराहों पर सबसे ज्यादा अगर आपको बिलबोर्ड्स, आपको पोस्टर्स दिखेंगे तो वो ईरान की रेजिम के बड़े बड़े लीडर्स, खासतौर से खुमैनी, खमानी, इन लोगों के नजर आएंगे। वहां आपको शायद गांधी, सुभाष, पटेल या इनकी मूर्तियां या इनके पोस्टर्स नजर नहीं आएंगे। वहां पर आपको प्रधानमंत्री मोदी जी की भी तस्वीरें नजर नहीं आएंगी, लेकिन आपको तस्वीरें नजर आएंगी सबसे ज्यादा तो ईरान की रेजिम के बड़े बड़े लीडर्स की। बड़गाम में भी यही हाल है, बांदीपुरा की शिया पॉकेट्स में भी यही हाल है। तो ऐसा क्यों? इतना वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस ऐसी जगहों पर जिन पर जाना भी जो है जितना दुर्गम हो जाता है बर्फ के मौसम में, वहां पर ईरान का इतना इन्फ्लुएंस शो करता है कि लगातार पिछले कई सालों से ईरानियन रेजिम ने वहां पर अपने क्लेरिक्स और लोग भेजे हैं, और आज भी आ रहे हैं। वो कारगिल के अंदर बहुत उनका एक प्रभाव है और वो आते जाते रहे हैं। और कश्मीर के अंदर जो एक खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट है, उसके थ्रू कई सारी एक्टिविटीज को भी फंड किया जाता है। धार्मिक कार्यों के नाम पर बहुत पैसा भी आता है और उस पैसे को आइडियोलॉजिकल प्रचार प्रसार के लिए भी काफी यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो कश्मीर के अंदर जो ईरानियन, जो बीच में जो लड़ाई चल रही थी इनकी आईसिस के साथ में, उन घटनाओं ने भी कश्मीर में शिया कम्युनिटी को बहुत प्रभावित किया। और मैं अनऑफिशियली मैं इसको कहना चाहूंगा विदाउट मेंशनिंग द नेम्स कि मुझे कई ऐसे लोग भी मिले कश्मीर के अंदर जिन्होंने एंटी जो मिलिशियाज जो थी, शिया मिलिशियाज जो थी ईरानियन, जो कि इराक में लड़ रही थी आईसिस वाइसिस के अगेंस्ट, उनमें जाकर के भी पार्टिसिपेट किया है। तो इस लेवल का इन्फ्लुएंस है। आप देखें, विचार करें जरा इसके ऊपर। एक बहुत बड़ा तबका कश्मीरी स्टूडेंट्स का ईरान जाकर के उनकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ता है, वहां की जो रिलीजियस सेमिनरीज हैं, कोम इत्यादि, उनके अंदर पढ़ता है। तो ये जो इतने जो गहरे संबंध हैं वो उनके ऊपर शायद हमारी कभी नजर नहीं गई। इनफैक्ट यहाँ पर एक बात जो और गौरतलब है वो तो ये है कि जो खामानी अभी जो मर गए युद्ध के पहले दिन, उन्होंने तो खुद कश्मीर का दौरा किया था 1981 के अंदर। जब वो भारत आए थे तब वो खामानी आयतुल्ला नहीं थे, तब वो ईरानियन सुप्रीम लीडर नहीं थे। वो भारत आए थे और वो आई थिंक दक्षिण भारत में बेंगलोर के पास एक किसी स्ट्रॉन्ग शिया पॉकेट में गए थे और कश्मीर के अंदर भी गए थे। जब वो कश्मीर गए थे तो कश्मीर में उन दिनों शिया सुन्नी सेक्टेरियन इश्यूज काफ़ी इंटेंस हो रखे थे। तो उसके बावजूद भी उनको वहां पर मीरवाइज उमर फारूक और इन लोगों ने बुलाया और जामिया मस्जिद के अंदर कहा कि आप जरा इस पर भाषण दीजिए। उमर फारूक, मीरवाइज जो थे, उन लोगों ने बुलाया। उमर फारूक तो अभी हैं मीरवाइज, लेकिन उस समय तत्कालीन जो मीरवाइज थे, इनके शायद इनके पिताजी ही थे, उन्होंने उनको बुलाया। और जामिया मस्जिद जो उन्होंने तकरीर की, लोग बताते हैं कि उन्होंने उसमें कहा कि आप अपने धार्मिक मतभेद भूल जाइए शिया सुन्नी, और धार्मिक कार्यों के लिए देश और संविधान की सीमाओं से ऊपर उठ करके ईरान की रेजिम का सपोर्ट कीजिए। यह उनका संदेश था। और इस संदेश से साफ जाहिर है कि उनकी जो विचारधारा है उसमें कहीं नेशनलिज्म या वतनियत के लिए कोई जगह नहीं है। प्योरली रिलीजियस आइडियोलॉजी के ऊपर बात की जाती है और उसी की अहमियत है। और इसके अतिरिक्त अगर आप जाकर के देखें तो भारत के अन्य भागों के अंदर भी, अन्य शिया पॉकेट्स में भी ईरानियन रेजिम का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग रहा है। ये तो हमने बात की कुछ कल्चरल आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की, लेकिन इसके अलावा कोवर्ट सेल्स भी उन्होंने मेंटेन की हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने तब प्रस्तुत हुआ जब इजरायली एम्बेसी के कंपाउंड के बाहर शायद 2012 में और उसके बाद फिर 2018 या 19 के दौरान फिर कुछ अटैक्स हुए थे वहां पर, जिसकी जांच में पाया गया था, मतलब जांच के अंदर कई सारी बातों ने संकेत किया था कि उसके अंदर ईरानियन इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट था। क्योंकि मुझे उस जांच की जो इंटरनल डिटेल्स हैं उनकी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस बात को मैं किसी दावे के साथ नहीं कह सकता कि वो उसमें इन्वॉल्व थी या नहीं थी। लेकिन जिस तरह की जो बातें आ रही थी उस जांच से, उससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता दिख रहा था कि उसमें ईरानियन इंटेलिजेंस ने यहाँ पर जो कोवर्ट सेल्स मेंटेन कर रखी थी उनका इन्वॉल्वमेंट था। इसके अतिरिक्त भारत में जो अभी जो सुन्नी समुदाय है उनमें भी अगर आप देखेंगे तो ईरानियन रेजिम का एक अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम कल्टीवेट हुआ है। उसका कारण है, देखिए उसका कारण ये है कि जो ईरान की जो रेजिम जो लड़ रही है अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, उसको भारत के या साउथ एशिया के पूरे मुस्लिम समुदाय में ऐसे देखा जा रहा है कि वो इस्लाम का युद्ध है पश्चिमी दुनिया के खिलाफ, यानी कि क्रिश्चियंस और ज्यूज के खिलाफ वो इस्लाम की लड़ाई है। उसको एक रिलीजियस नजरिए से, रिलीजियस प्रिज्म के माध्यम से देखा जा रहा है। और
उसके कारण जब जैसे जैसे ईरान की स्थिति मजबूत हो रही है, या कि ऐसा बताया जा रहा है कि वो मजबूत हो रही है, उससे यहाँ के जो सुन्नी तबके के मुसलमान हैं उनके अंदर भी एक बहुत जोश आ रहा है और एक रिलीजियस फैनेटिसिज्म भर रहा है। उनको अरब ममालिकों से शिकायत है कि वो क्यों अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन ईरान के शिया होने के बावजूद भी वो उनके ऊपर बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। ऐसा पहले भी हुआ था जब अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की वापसी हुई थी और सीरिया के अंदर एक आईसिस टेररिस्ट अहमद अल शरा ने सरकार बना ली थी, तो भी भारत के या साउथ एशिया के जितने भी इस्लामिक रेडिकल्स थे, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हौसले बहुत बुलंद हुए थे और वो घटनाएं अब भी हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारत के जो रेडिकल्स हैं उनको भी एम्बोल्डन कर रही हैं ये चीज़ें। तो हमें इस पर भी गौर करना होगा। और ये कुछ मुद्दे मैंने अपनी इस बात में, अपनी स्पीच में, अपनी इस एड्रेस के अंदर उठाए हैं और उन्हीं के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। और एक बात और मैं आखिर में कहूँगा कि जो एक नैरेटिव है हमारे देश में सबसे ज़्यादा, जो कि हमारी सरकार की तरफ से अक्सर आता है, वो ये है कि ईरान के भारत के साथ सिविलाइजेशनल टाइज हैं और हमने तो ईरान और इजराइल के साथ बराबर बराबर दोस्ती मेंटेन की है, कहीं ना कहीं ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का भी पार्ट है। फिर वो लोग ये भी कहते हैं कि हमें जो है ईरान से दोस्ती इसलिए भी रखनी है क्योंकि ईरान पाकिस्तान को बैलेंस करता है और ईरान जो है हमारा एक सिविलाइजेशनल हिस्टोरिकल पार्टनर है। मैं शायद इस विचारधारा को भी, इस विचार को भी मैं खंडित करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप जिस सिविलाइजेशन ईरान की बात कर रहे हैं वो पर्शियन ईरान था, वो ज़ोरास्ट्रियन ईरान था। ईरान के अंदर जब इस्लामिक इन्वेडर्स आए और वहाँ पर ज़बरन कब्जा किया गया, वहाँ के बच्चों को, वहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन को मार करके, तो उसके बाद ईरान की सिविलाइजेशनल उसका कैरेक्टर का प्रारूप पूरी तरह से बदल गया। और आज भी आपको ईरान में कई लोग मिल जाएंगे जो उन इन्वेजन्स की बर्बरता के बारे में लिखते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारे ईरान की सिविलाइजेशनल इथोस को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया उसने। ज़ोरास्ट्रियंस वहां से जब प्रताड़ित किए गए तो भाग करके भारत में आए और आज भी भारत में एक सिग्निफिकेंट साइज ऑफ ज़ोरास्ट्रियन समुदाय भारत में रह रहा है। तो वो जो सिविलाइजेशनल कैरेक्टर है वो तो ईरान का जब इन्वेजन हुआ उसके बाद बहुत हद तक डिस्ट्रॉय हो गया। और ये जो रेजिम वहां पर बैठी है ये तो एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट रेजिम है, इसका सिविलाइजेशनल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको साफ नजर आएगा उनकी हरकतों में। ईरान की सिविलाइजेशनल वैल्यूज तो फीमेल्स की इंडिपेंडेंस में बात करती थी, कल्चरल एक्टिविटीज में और दुनिया भर की जो इंटेलेक्चुअल आर्टिस्टिक एकम्प्लिशमेंट्स में उसमें बात करती थी। और ये रेजिम तो ये करती है जो संसारी में बिलीव करती है, पत्थर मार मार के औरतों को मार दिया जाता है वहां पर, इस तरह की एक एक्सट्रीमिस्ट डॉक्ट्रिन में बिलीव करती है। तो सिविलाइजेशन एलिमेंट को तो आप हटा दीजिए। दूसरी बात, जहां तक भारत से दोस्ती की बात है, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ईरानियन रेजिम ने कश्मीर को कई मौकों पर पैलेस्टाइन के साथ इक्वेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है और कश्मीर उसी स्ट्रगल का पार्ट है जिसका पार्ट पैलेस्टाइन है। तो उन्होंने कश्मीर के इंटरनेशनलाइजेशन में की कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी है। जब भारत की सरकार सीएए एनआरसी लेकर के आई तो ईरान की रेजिम ने उसका कट्टर विरोध किया। जब हमने धारा 370 हटाई तो ईरान की रेजिम ने उसका कट्टर विरोध किया। जब कश्मीर के अंदर बुरहान वानी नाम का टेररिस्ट मारा गया तो ईरान की कई यूनिवर्सिटीज में उसको हीरो बना करके प्रेजेंट किया गया। हाँ, ये बात जरूर है कि उनके पाकिस्तान के साथ रिश्ते थोड़े से तल्ख रहते हैं, इसलिए कई बार बहुत टेक्टिकल और प्योरली जियोपॉलिटिकल मुद्दों के आधार पर वो भारत को कुछ रिलैक्सेशन दे देते हैं, यूएनएचआरसी वगैरह में भारत के खिलाफ वोट नहीं करते हैं। बट इससे आप ये निष्कर्ष बिल्कुल ना निकालें कि कोई भारत के लिए बहुत वो सहानुभूति रखती है वो रेजिम, या भारत से बहुत मित्रता रखती है। और पाकिस्तान ने भी, जब पाकिस्तान ने ये देखा कि जो शिया सेंटिमेंट्स खास तौर से पिछले कुछ सालों के अंदर, यहाँ पर एक ये बात बहुत ज़रूरी बन जाती है ये बताना कि जब से मोदी सरकार आई है भारत के संबंध ईरान इजराइल के साथ बहुत मजबूत हुए हैं और एक तरह से नया गठजोड़ आप कह सकते हैं इजराइल, भारत और अमेरिका का। उस तरह से मुस्लिम वर्ल्ड में उसको इस गठजोड़ को ऐसे देखा जाता है। और अक्सर वो एक जुमला यूज करते हैं, यहूद और हनूद की साजिश, मतलब यहूदी यानी कि ज्यूज और हनूद यानी कि हिंदूज, उनकी एक जॉइंट कॉन्स्पिरेसी है इस्लाम के अगेंस्ट। तो वो उस वर्ल्ड के अंदर इस्लामिक रेडिकल्स के वर्ल्ड में भारत, इजराइल और यूएस को एक प्रखर दुश्मन के रूप में देखा जाता है। तो जब से ये मोदी सरकार आई है तब से हमारे इजराइल के साथ रिश्ते बड़े मजबूत हुए हैं और इजराइल भारत का एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में निकल करके सामने आया है।
इस बात से ईरान सख्त रूप से खफा है, वो इस बात को नोट कर रहा है और यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय हैं, शिया सुन्नी दोनों के अंदर इस बात को लेकर के बहुत नाराज़गी है। और कोई ये सोचता है कि अगर किसी को ये गलत फहमी है कि इन बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है ईरान की तरफ से या भारत के इस्लामिक कम्युनिटीज़ की तरफ से, तो शायद वो एक बहुत बड़ी गलत फहमी होगी। गलत फहमी क्या, मैं तो ये कहूँगा कि मूर्खता होगी। तो हमें इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि जो रजीम है भारत के हितों को लेकर के ऐसी कोई बहुत हमारी हितैषी नहीं रही है और हमारे जो कई सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं उन्होंने हमारे खिलाफ भी एक रवैया अपनाया है। तो बस इसी बात के साथ मैं आज के इस बात की समाप्ति करना चाहूँगा कि हमें इस पर विचार करना होगा कि इस तरह के जो एलिमेंट्स हमारे देश की सीमाओं के अंदर बैठे हैं और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टीज रखते हैं, शायद वो भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बाहरी दुश्मन तो बाद में आएगा, उससे तो आप सीमाओं पर निपट लेंगे, लेकिन ये जो भीतरी तौर पर ये जो सैबोटाज चल रहा है उससे आप कैसे निपटेंगे? हमारे देश की एजेंसीज को, हमारे देश की पॉलिटिकल लीडरशिप को इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।